साथ होना नींद में चलने जैसा अनुभव है, स्वप्न में होने जैसा। हिंदी के अनन्य गद्यकार और हमारी पीढ़ी के निर्माता, हमारी पीढ़ी के निर्माताओं में से एक आदरणीय अखिलेश जी, गुरु पद पर विराजमान प्रोफेसर बलिराज पांडे जी, आदरणीय प्रोफेसर नीरज खरे जी, हमारे मित्र डॉक्टर विंध्याचल यादव, और बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ इस सत्र का संचालन कर रहे डॉक्टर विवेक सिंह जी, हमारे अनेक मित्र आदरणीय हमारे पुरखे यहाँ बैठे हुए हैं, उज्ज्वल सर, कवि मित्र अनुज लुगुन, बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का, मित्रों का बनारस में स्वागत है। प्रोफेसर भरत प्रसाद जी, बहुत पारिवारिक माहौल है, सच कहें भाषा की औपचारिकता इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। भाषा बहुत खड़ी कर दी गई है, खड़ी बोली। उसको वो सही कह रहे थे पहले उज्ज्वल दा और बाद में मनोज भैया कि आड़ा आड़ी या पाड़ा फाड़ी ज्यादा समीचीन है। उससे जो संदर्भ बातचीत से निर्मित हुए हैं 1.5 दिन में, मैं उनसे वंचित हूँ। मैं था नहीं तो आ गया होता। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ एक अनक्वालिफाइड, हक्का बक्का आदिवासी पाठक श्रोता की तरह, लेकिन मेरे मन में कुछ बातें हैं जो शतरंज के घोड़े की तरह 2.5 कदम चलते हुए मैं कहूँगा। भाषा क्या है? अक्सर हम लोग इस तरह के सवाल सोचा करते हैं। ऐसे सवाल हमारा पीछा करते हैं दरअसल कि हम कौन हैं। ये तो बहुत भयानक सवाल है। मनोविज्ञान से लेकर के सभ्यता के किसी भी शास्त्र के पास इसका सही उत्तर नहीं है कि हम कौन हैं। और इसी की व्युत्पत्ति है कि हमारी भाषा कौन है, तो क्या है। मेरे पास इसका एक सरल आसान जवाब है। मेरी माँ मेरी भाषा है, और मेरी भाषा मेरी माँ है, ये तो कहा ही जाता है। तो पिता अंग्रेजी, माँ हिंदी, और मैं काशिका बनारसी भोजपुरी। क्या विपर्यस्त क्रम है कि अंग्रेजी और हिंदी के मिलने से भोजपुरी पैदा हो गई एक घर में। एक ये निजता का इतिहास है। इसका इतिहास से, तथाकथित इतिहास से कोई संबंध नहीं है। मैं 90 पैसा भोजपुरी बोलता हूँ, कुछ इसलिए कि वो मेरी विवशता है, मेरे धंधे की अपरिहार्यता, और कुछ इसलिए कि उसकी तासीर जो है मेरी खड़ी बोली में कुछ कुछ आ जाए। वो तासीर जो मैं अपनी नानी से बात करता था, या मेरी नानी जब मुझसे बात करती थी तो हुआ करती थी, वो खड़ी बोली में भी बची रहे, अक्षत रहे। पता नहीं कितना होता होगा, कितना नहीं होता होगा ऐसा। भाषाओं के, बोलियों के बहुत से रजिस्टर्स होते हैं, और हिंदी क्या बला है आप लोग जानते हैं कि उसने खुद खड़ी बोली थी, खुद को भाषा बना लिया, और ब्रज भाषा थी, उसको बोली बना दिया। तो पर्याप्त सत्तात्मकता है हिंदी में, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। और साम्राज्य विस्तार की जैसी प्रगल्भ आकांक्षा अंग्रेजी में थी एक जमाने में, उसकी अपनी बनावट में अनुस्यूत थी। तो आप कह सकते हैं, जिसका जिक्र संकेतों में उज्ज्वल दा ने किया, कि वो हिंदी में रही है। और इसको, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो एप्रोप्रिएशन की पॉलिटिक्स है, दूसरों को अपना लेने की, इसको एक समस्या की तरह देखा जाना चाहिए। समस्या तो वो है, लेकिन वो अपने समय की विवशता भी हो सकती है। आप याद कीजिए वो समय जब सरकारी कामकाज में और
अदालतों में नागरी लिपि के प्रवेश का आंदोलन चला था। इस महान विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय ने 2.5 बरस की मेहनत से कोड करेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन शीर्षक निबंध तैयार किया। संभवतः 1903 की बात है, और 60,000 कोट अनकोट शिक्षित जनता के हस्ताक्षर से वो मेमोरेंडम तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकडोनल को दिया गया, और उस पर फिर आपस में कुछ सवाल जवाब भी हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उस प्रतिनिधिमंडल के बीच जो मालवीय जी महाराज को लेकर के गया था उनसे मिलने। वो सभा का प्रतिनिधिमंडल था दरअसल। तो उसमें अंग्रेज सरकार की ओर से ये सवाल पूछा गया कि बहुत सारी ध्वनियां हैं फारसी की, सरकारी अदालती कामकाज की भाषा फारसी थी, कि वो सब आप कैसे ले आएंगे हिंदी में। तो एक सवाल के, बड़े से सवाल के जवाब में ये भी लिखा हुआ था कि हम नुक्तों का इस्तेमाल करेंगे। मालवीय जी लिखते हैं कि हम नुक्तों का इस्तेमाल करेंगे। इस लेख का अनुवाद करते हैं श्याम सुंदर दास, और वो नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित है। अब देखिए, यहाँ पर आकर के एक नैतिक चूक होती है। वो नुक्ता पता नहीं कौन व्यक्ति पैदा होता है जो मालवीय जी महाराज और श्याम सुंदर दास से भी बड़ा है और उस समूची सहमति से भी बड़ा है। वो नुक्ता धीरे धीरे नागरी प्रचारणी सभा से गायब हो जाता है। और अभी से महीना भर पहले इंदौर लिट फेस्ट नाम के एक लिट फेस्ट में एक व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं और जिनका नाम लेने से बात भटक जाएगी, वो ये कहते हैं कि आज से 150 साल पहले, जबकि सभा को स्थापित हुए 132 साल हुए, आज से 150 साल पहले नागरी प्रचारणी सभा ने ये प्रस्ताव पारित किया कि नुक्ता एक खास धर्म विशेष का चिन्ह है, उसको छोड़ दिया जाए और हम जो है बिना नुक्ते की हिंदी चलाएंगे। तो चल गई साहब। और उसका अपयश जो है, जो पाप सभा ने नहीं किया था, वो सभा के मत्थे मढ़ दिया गया 2024 के आखिरी महीनों में। तो बहुत सारी राजनीति ऐसे भी चलती है भाषा के भीतर। दुनिया की सभी भाषाएं मातृभाषाएं हैं, और जो ऐसा नहीं मानता वो मनुष्यता का शत्रु है। जैसे मेरी माँ, वैसे मानवेंद्र जी की भी माँ। तो मैं किसी और की माँ की उतनी ही इज्जत कर सकता हूँ, उस माँ के अपने बेटे बेटी के साथ प्रेम की उतनी ही कल्पना कर सकता हूँ जितना मैं अपनी माँ के साथ करता हूँ। तो ये संवेदनशीलता का, मनुष्य की संवेदनशीलता का भी सवाल है कि आप संवेदनशीलता के साथ एक भाषा को आयत्त कर रहे हैं कि कोट अनकोट एप्रोप्रिएट कर रहे हैं उसे। हमें पता है कि आज की तारीख में भारत में ऐसी अनेक भाषाएं हैं जिनकी लिपियां सुनिश्चित नहीं है। मैथिल का सवाल बहुत संवेदनशील और बहुत मुश्किल सवाल है। हमारे मित्र प्रभात यहाँ बैठे हुए हैं। तिरहुत जो है लिपि मैथिल की, वो मुश्किल लिपि है और लगभग दुर्लभ भी हो गई मेरे ख्याल से। उसका अनुप्रयोग जो है एक असंभव परियोजना है। तो मैथिल अगर देवनागरी में लिखी जाती है तो इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कोई ऐसी भाषा है जिसके पास लिपि नहीं है, मान लीजिए तिरहुत तो एक उदाहरण है कि वो उपस्थित है, उसको इस्तेमाल में आने लायक बनाएंगे विद्वान लोग, भाषा वैज्ञानिक, वैयाकरण, लेकिन बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं। तो उनकी लिपि अगर नागरी होगी तो इसमें क्या समस्या पैदा हो जाएगी? नागरी के देखिए, नागरी लिपि और हिंदी भाषा के भीतर इतने सुखद अंतर विरोध हैं, इतनी भीतर उसकी आत्मसंघर्ष मूलक मीमांसा का इतना गहरा पैशन है उसके भीतर कि कोई भी सत्तात्मकता, कोई भी एकाधिकार का षड्यंत्र हिंदी में के भीतर ही सफल नहीं हो पाएगा। हिंदी वाले जिस थाली में खाते हैं उसमें अनिवार्यतः छेद करते हैं। तो हम तो होने नहीं देंगे, हम रोक देंगे रास्ता, हम रोक देंगे। हम, ये संभव ही नहीं है
कि हिंदी जो है किसी भाषा को टेक ओवर कर ले और इस परिघटना का हिंदी में संज्ञान न लिया जाए। हिंदी की जो मैसिव मुख्य धारा है वो हमेशा किसी भी तरह की सत्तात्मकता के प्रतिपक्ष में खड़ी ही रहेगी। इसमें उसका निजी तौर पर चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, जो घर जाए अपना चले हमारे साथ, वही है हमारी हिंदी। और हम हिंदी, अब कोई किसी ने विद्यापति को फुटकल खाते में रख दिया है हमारे आदरणीय पूर्वज ने, तो उसमें अवमानना पढ़ना जो है एक अतिपाठ है। उसको अवमानना की तरह देखना आज की तारीख में, एक तो आप देखिए कि जिस ग्रंथ में रखा गया फुटकल खाते में, वही ग्रंथ ही हमसे कितना दूर चला गया है 95 बरस में। तो पहले तो जिस ग्रंथ में अन्याय हुआ है उस ग्रंथ को तो बचा लें, अन्याय का तो साक्ष्य रख लें अपने पास। हमारे यहाँ एक विचित्र विडंबना है कि हम स्वभाव से हैं श्रुति स्मृति वाले। गुरु ने याद कराया, मैंने रट लिया, उसमें कुछ जोड़ जाड़ के गुरु के नाम पर कुछ लिख करके आगे पास ऑन कर दिया, और फिर चेले ने भी यही काम किया। अचानक जब ये उपनिवेश आया और अंग्रेजी शिक्षा के असर में हमने डॉक्यूमेंटेशन का काम सीखा और हमारी कविता ने जंप किया, बोली सुनी और गाई जाने वाली कविता ने मुद्रित पाठ पर जंप किया हमारे साहित्य में। और वो जंपिंग कोई बहुत बायोलॉजिकल परिघटना नहीं हो सकती कभी भी। आप ढंग से जंप नहीं कर पाएंगे। आप पक्षी हैं और आपसे कह दिया जाए कि आप चलने लगिए, सड़क पर स्कूटी चलाने लगिए बनारस में, विश्वनाथ जी के सामने जाम में वीआईपी ट्रैफिक वाले, तो आप नहीं चला पाएंगे क्योंकि आप गौरैया हैं। गौरैया स्कूटी नहीं चला सकती। ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि हम मुख्यतः वाचिक थे। वो हमारे डीएनए फाइबर पर कहीं ना कहीं है। इसीलिए ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसका भी एक समसामयिक संदर्भ है। सभा में बहुत से कागज खराब हो गए, नागरिक चली सभा में दुर्लभ दस्तावेजों में मैं देखता हूं कि कागज रखा है, उसको छूऊंगा तो फट जाएगा। अभी दिख रहा है कि साबुत है, लेकिन कागज की उम्र है ना, अब वो है 150 बरस पुराना, छूते ही किसी भी कोशिश से ये नष्ट हो जाएगा। तो और या तो पहले से नष्ट हो चुका है, मतलब हिसाब में दर्ज है कि वो है और अंदर नहीं है। तो मुझे ये सोचते सोचते मैं यहां तक पहुंचा कि ये इसलिए हुआ। इसमें व्यक्तियों को आप दोषारोपण कर सकते हैं, व्यक्ति दोषी हैं इसके लिए, मैं जानता हूं, लेकिन हुआ इसलिए है कि हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है संजोना, संभालना, डॉक्यूमेंटेशन जो है। हम खुद ही लिविंग हेरिटेज है, हम खुद ही परंपरा है। वो एक गाना है ना रॉक स्टार फिल्म में कि नेचर के रक्षक सुन ले, मैं भी हूं नेचर। तो हमारी हड्डियों में हमारी परंपरा है। और एक बात अनुवादों को लेकर की गई, जो सबसे प्यारा और दिलकश रास्ता है किसी भी भाषा में प्रवेश का, वो है अनुवाद। अनुवाद सर, अभी कुछ दिनों पहले वहां से पोलैंड की राजदूतावास से, उज्जवल सर से मैं कह रहा हूँ, वो लगातार संपर्क कर रहे थे कि पोलैंड की कोई विदुषी हैं जो भारत आई हुई हैं, संभवतः काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग भी आएंगे और सभा भी आएंगे। तो वो बहुत प्रेम से और आदर से बात कर रहे थे। राजदूतावास के कोई साधारण से अधिकारी थे और उनको पोलिश कविता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। भारतीय मानुष थे। तो भारतीय इंडियन डायस्पोरा की एक सच्चाई ये भी है कि बैठा है पोलैंड की राजधानी में और पता पोलैंड के बारे में उसको कुछ भी नहीं। और हम लोग जो सस्ती सस्ती पत्रिकाएं मिलती थी 80 चौराहे पर पप्पू की चाय की दुकान के बगल में, या कोई बता देता था कि उनके पास है वाचस्पति जी के घर चले जाइए, ब्रेख, नेरुदा, नाजिम हिकमत, पोलिश कविता को ऐसे ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो हमारे लिए तो दुनिया की भाषाओं के और देश की भाषाओं के दरवाजे उसी माँ ने खोले हैं जिसके आंचल में से अचार की गंध आती है। हमारे आम के, हमारे मसाले के, अचार के गंध वाली माँ के आंचल ने ही हमको दूसरी माँओं का पता ठिकाना बताया है।
ये सूत्र है हमारा। तो ठीक है, अनुवाद स्तरहीन हुए, इसका क्या कारण था? हमने वॉकओवर क्यों कर दिया? सर ने कहा था कि अनुवाद जो हैं वो नहीं होते और पढ़े नहीं जाते। सर, पढ़े न जाने का सिर्फ एकमात्र कारण है उनका स्तरहीन होना। अपठनीयता का स्तरहीनता से नाभिनाल संबंध है, इतना जान लीजिए। क्योंकि एक निबंध है मित्रता नाम का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब वो निबंध जो है मूल निबंध नहीं है, वो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग नाम की किताब है। हम सब लोगों ने, हम यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं यूपी बोर्ड वाले, उन सब ने पाठ्यक्रम में उसको कक्षा 10 के पढ़ा है उस निबंध को। वो 1904 में किया गया एक अनुवाद है और उसकी भूमिका में लिखा है श्याम सुंदर दास ने कि इसे लेखक ने भारतीय दृष्टि के अनुसार संपादित कर दिया है। अब ये क्या बला है भारतीय दृष्टि? उसमें किया है उन्होंने ये कि जैसे वहां के यूरोप के और प्राचीन यूनान के युद्धों के योद्धाओं के जो प्रसंग हैं उनको महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसंग बना दिया, यही संपादन है। और वाक्य जो है वो शुक्ल जी के हैं। जाहिर है कि आप उसके सम्मोहन में फंस जाते हैं, तो आप मित्रता में कोई ऐसा सूत्र ही नहीं ढूंढ पाते कि वो जो है, आप मुस्कुरा रहे, बहुत खतरनाक शुक्ल के सम्मोहन से कुछ और सोचने लगे। मित्रता का मसला है। तो मित्रता का गुण दोष विवेचन करते हुए वो ऐसा हमें बांध लेते आए हैं पिछले 50-60 वर्षों से, जब से वो पाठ्यक्रम में है निबंध। इसी प्रकार उसी पुस्तक का एक और निबंध है श्रद्धा और भक्ति नाम का, कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है वो पाठ्यक्रम में। वो कहीं हमको नहीं बताता कि वो भी अनुवाद है। तो मैं ये इस तकनीकी त्रुटि की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अनुवाद ऐसा भी हो सकता है कि वो गच्चा देकर के मूल बन जाए। तो इसके लिए तैयार नहीं है हमारा अनुवादक। और उस समय अनुवाद क्यों कर रहे थे आप? वो आपकी ऐतिहासिक विवशता थी, आपको अपनी भाषा का निर्माण करना था, आपकी गरज थी, तो आप अनुवाद कर रहे थे। कोई काम तब आप करते हैं जब उससे आपको लाभ हो, आपको पैसा मिले, आपको नाम मिले, आपकी भाषा बने, कुछ हो उससे। ऐसे बैठे हुए हैं अनुवाद करके निकल गए तो फिर वो बात बनती नहीं है उससे। अभी अपने ही एक निबंध में मैंने ब्रेख्त की एक कविता कोट की थी, और एक अपने अग्रज पीढ़ी के कवि द्वारा अनुदित एक दूसरे कवि मुझसे फोन करके पूछने लगे कि वो तुमने कहाँ से कोट की है? तो मैंने कहा फलाने ने अनुवाद की थी, मैंने कोट कर दी। तो उन्होंने कहा मूल में वो कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा मुझे क्या पता, वो तो अब वो मर भी गए। अब वो मूल कविता ही नहीं मिल रही है। वो कविता का आशय ऐसा है, मैं उज्ज्वल सर के भी सामने रखना चाहता हूँ वो कविता, कि जब मैं तुम्हारी ओर कुछ घूरते हुए देखूं गुस्से की निगाह से, तो ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे गुस्सा हूं। हो सकता है मेरा ध्यान रखने का तरीका भी ऐसा ही हो। अब ये कहीं होगी ब्रेख्त के विराट वांग्मय में, लेकिन हमारे यहाँ लिखने की प्रविधि नहीं है, क्योंकि हम हैं श्रुति स्मृति वाले। तो किस संस्करण से, कहाँ से ली गई? न तो मेरे पुरखे कवि ने लिखा जो अब इस दुनिया में नहीं है, और न तो मैंने लिखा, क्योंकि मैं भी वही चीज हूँ, वही बला। अब एक सज्जन खोज रहे हैं, मिली नहीं रही है वो कविता, तो मूल गायब हो गया। नगरवासी के लिए पाठ्य पुस्तक में जो 10 हिस्सों में 10वें हिस्से में, लेकिन अनुवादक ने बहुत स्वतंत्रता दी। आदर्श जीवन वाले की बात कर रहे हैं? नेरुदा और तो बस यही है कि अपनी भाषा पर असर्ट करना है, उतनी ही शिद्दत के साथ दूसरों की भाषा पर यकीन करना है, उसे प्यार और इज्जत के साथ संबोधित करना है, उसे अपना लेना है। इस तरह की हिंदी ही हिंदी दिखाई दे, लेकिन सब भाषाएं भी हों उसके साथ, उसके बराबर के वजन पर। कोई शब्द जो है, एक बार हिंदी कहने से हमें सब भाषाएं याद आ जाए, एक बार कन्नड़ कहीं कहा जाए तो हमको सब याद आ जाए।
बात आदरणीय प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी ने कही, वो संसद में वाग्मिता वाली, मेरा आना सफल हो गया वो बात। क्योंकि अगर वाग्मिता की गोल्ड माइन कोई है, आप लाख नाराज हो लीजिए, तो वो है संसद ही। और संसद में बोले गए वाक्यों से तय होगा अंततः। मैं राजनेताओं का स्वप्न में भी, किसी दुस्वप्न में भी पिछलग्गू बन जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका हिसाब रखना भी हमारी बौद्धिक और नैतिक जवाबदेही है संसद में बोले गए का। धन्यवाद आप सबका।